हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तक डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच मेटल इज बाइंड टू विथ नंबर ऑफ एनायंस एंड और ऑब्लिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है वो या तो एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या दोनों के साथ साइमल्टेनियसली बाइंड होती है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को जन्म देती है और वो स्पीसीज जो होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो अपन अगला चैप्टर ही है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन आप देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर जो कंपाउंड्स लिखे हुए होते हैं वही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जैसे ये हेक्सासाइनोफेरेट, ये हेक्सासाइनोफेरेट 3 है, ये हेक्सासाइनोफेरेट 2 है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर टेट्रा अमीन कॉपर 2 है और ये टेट्रा क्लोरोप्लेटिनम 2 है, प्लेटिनम 2 है। तो इस तरह से सबकी प्लेटिनेट हो गए। जब अपन यूपीएससी रूल देखेंगे तब पढ़ेंगे। ये एनायन को हम आखिर में 8 लगाते हैं, हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट 2। तो ये सब अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हैं। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में ये एनायन है CN नेगेटिव, ये एनायन ऐसी 6 एनायन आयरन से बाइंडेड है। यहाँ पर भी ये 6 एनायन आयरन से बाइंडेड है। यहाँ पर 4 अमोनिया के न्यूट्रल मॉलिक्यूल इस कॉपर से बाइंडेड है। यहाँ पर 4 क्लोराइड के एनायन इस प्लेटिनम से बाइंडेड है। दिस स्पीसीज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की, बहुत कम मेटल में देखने को मिलती है। एस ब्लॉक्स में कुछ ही है जो बना पाते हैं। बाकी अधिकतर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सब डी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। आगे हम देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपने उसमें सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि इनमें जो मोस्ट ऑफ दी कैटालिसिस होते हैं वो डी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं। आपने डी ब्लॉक के, मैं फिर से आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ तक जो कैटालिटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है वो स्टार्टिंग से लेकर उधर तक बढ़ती है, मैंगनीज तक बढ़ती है, फिर कम होती है। लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जितनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है उतनी ही ज़्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। तो बिकॉज कैटालिटिक प्रॉपर्टी का दिखाने का पीछे रीजन ही बेसिक वो है कि दे शो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज अगर दूसरे ग्रुप के एलिमेंट है या दूसरे ग्रुप के मेटल अगर वेराइटी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते तो शायद वो भी बहुत अच्छे कैटालिस्ट होते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी सिर्फ आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलती है और डी ब्लॉक में देखने को मिलती है, इसीलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो मोस्ट ऑफ द कैटालिसिस पार्ट को कवर करते हैं। तो इसके पीछे बेसिक रीजन है बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मैं बाकी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, आप इसमें बुक में पढ़ लें। अच्छा, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अपन ने हेबर की प्रोसेस में देखा था फाइनली डिवाइडेड आयरन, वहाँ कैटालिस्ट का काम होता है। आजकल आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं उसमें। निकल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने वेजिटेबल ऑयल से डालडा बनाने का या वेजिटेबल घी बनाने का प्रोसेस देखा था पिछले 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट। हाइड्रोजनेशन में जो हाइड्रोजनेशन होता है वो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। दूसरा, जैसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड देखा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनमें कैटालिसिस यूज़ करते हैं अपन। तो आप इसको पढ़ लें। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड में इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या हैं जरा ये देखिए। सपोज कीजिए ये मेटल के एटम हैं विच आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। जब ये एटम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस बच रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे छोटे एटम है लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट जो है ये इनमें बीच में ट्रैप हो जाते हैं।
और ट्रैप हो जाते हैं, तो ये एक नया टाइप का अपन बोल सकते हैं, एक नया टाइप का एलिमेंट तो नहीं रहेगा, वो नया टाइप का कंपाउंड भी नहीं बोल सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिजिकल बॉन्डिंग, बिकॉज ओनली द एलिमेंट आर ट्रैप्ड बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये एलॉय बोल सकते हो, और एक नया तरह का एलॉय मिलेगा। एलॉय जनरली मेटल के होते हैं, पर यहाँ पर नॉन मेटल है और मेटल है, तो जो नया तरह का कंपाउंड मिलता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी पुराने अपने जो मेटल था, पुराना जो एलिमेंट था, उससे टोटली डिफरेंट होती है। अपन आइए डिस्कस कर लेते हैं। दे आर यूजुअली नॉन स्टाइचोमेट्रिक, मतलब मेटल और ये जो नॉन मेटल है इनका प्रोपोर्शन को इसमें फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एरिया चेंज करते जाते हैं, तो नॉन मेटल और मेटल का कंपोजिशन बदलता जाता है। एंड आर नाइदर टिपिकली आयोनिक और नॉन कोवेलेंट, ना तो ये टिपिकली आयोनिक होते हैं और ना ही कोवेलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है टाइटेनियम का कार्बाइड, टाइटेनियम का कार्बाइड हो गया, मैंगनीज का नाइट्राइड, आयरन का हाइड्राइड और वेनेडियम का हाइड्राइड, ये नॉन स्टाइचोमेट्रिक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंपोजिशन दोज कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि उनके कंपोजिशन के कारण इनको अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन छोटे छोटे एलिमेंट इनके बीच में ट्रैप हो जाते हैं। इनकी जो प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज कंपाउंड्स ये वैसे होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इवन हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, मतलब नॉन मेटल आने के बाद मेल्टिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि प्योर मेटल से भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड, समटाइम्स बोराइड्स अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस, मतलब अगर बोरॉन इतने हार्ड हो जाते हैं कि अगर आपने यहाँ पर बोरॉन लिया, बोरॉन के भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, तो बोरॉन लिया तो जहाँ भी जो बोराइड होते हैं, बोराइड की हार्डनेस डायमंड से कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉन हार्डनेस जो होती है वो डायमंड की होती है, और ये जो बोराइड्स हैं वो इसके कंपेरेबल हो जाते हैं डायमंड के। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से मेटालिक कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर केमिकली इनर्ट, सबसे बड़ी बात ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। अगला आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो अलॉय आपको मालूम है, अलॉय क्या होता है, अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड जो चैप्टर पहला अपन ने पढ़ा था, अलॉय आर दी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो टू और टू मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा वो अलॉय होगा, और बेसिकली अलॉय एक सॉल्यूशन है सॉलिड इनटू सॉलिड का। तो अलॉय आप जानते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, ये सब जो अलॉय हैं ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट के ही कारण हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के कारण हैं। तो देखें अपन अलॉय क्या होते हैं। सो अलॉय की बात करें तो एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो बहुत दो या दो से ज़्यादा मेटल का ब्लेंड जिनके कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया जाएगा, उसको अपन अलॉय बोलते हैं। अलॉय होमोजेनियस होते हैं, मैं बता ही चुका हूँ आपको। और अलॉय बनने का मेन रीजन, मतलब हर किसी मेटल को मिला के आप अलॉय नहीं बना सकते हैं। अलॉय आप उन्हीं मेटल से बना सकते हैं जिनके एटम की रेडाई लगभग सिमिलर होती है, और चूंकि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट की लगभग एटम की रेडाई सिमिलर है, ज़्यादा अंतर नहीं, इसलिए दे फॉर्म वेराइटी ऑफ अलॉयस। जैसे फेरस अलॉय मतलब आयरन के साथ क्रोमियम का अलॉय, वेनेडियम का अलॉय, टंगस्टन का अलॉय, मोलिब्डेनम के अलॉय, मैंगनीज के अलॉय। तो ये अलग अलग टाइप की स्टील आपको देते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जिनका बहुत ज़्यादा होता है। नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ जो ट्रांजिशन मेटल, और ये तो था अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल, जो नीचे वाले अलॉय हैं अलॉय ऑफ ट्रांजिशन मेटल विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज। तो ब्रास, कॉपर और जिंक आप बोलोगे सर जिंक तो डी ब्लॉक, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन जिंक अपना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, याद रखें। तो कॉपर के साथ जिंक का अलॉय ये ब्रास है, ब्रॉन्ज कॉपर के साथ टिन का अलॉय ये आपका ब्रॉन्ज है। तो ये आपने नाम सुना होगा, ऐसे जो अलॉय हैं ये ट्रांजिशन मेटल के नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीनियन और ट्रांजिशन मेटल देखेंगे, जिनमें हम पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इनके बारे में अपन देखेंगे। थैंक यू।